जय उत्तराखंड। यदि आपने जीवित और चलते फिरते गांधी को देखना है तो आप उत्तराखंड की धरती पर चले जाएं। वहाँ गांधी आज भी अपनी उसी अहिंसक अंदाज में विराट जन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहा है। बीबीसी ने ये कहा था 1994 में, जब उत्तराखंड आंदोलन चरम पे था, तो उत्तराखंड में आज एक ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि है जिन्होंने ये सपना देखा था कि एक पृथक राज्य मिलेगा हमें, और आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया बिना नए राज्य को देखे, बिना अपने सपने को साकार होते हुए देखे। मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडूनी जी का। इंद्रमणि बडूनी जी जो हैं, बहुत ही गहन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, मल्टी फैसेटेड थे, उनके बहुत सारे टैलेंट थे। मैं आपको बता दूं कि 24 दिसंबर 1925 को जन्मे थे। टिहरी रियासत होती थी तब। टिहरी रियासत के जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिताजी का नाम था पंडित सुरेशानंद बडूनी जी। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो वहीं गांव में हुई। फिर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए वे नैनीताल और देहरादून चले गए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद 19 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम सुरजी देवी था। बडूनी जी के बारे में आपको ये भी बता दूं कि देहरादून के डीएवी कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली, और उसके बाद वे एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, आजीविका की तलाश में मुंबई चले गए। लेकिन क्योंकि वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए उन्हें वापस गाँव लौटना पड़ा। उसके बाद अखोड़ी गाँव और जखोली ब्लॉक को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि बना ली। आपको बताऊं, 1953 की बात है, उनकी मुलाकात हुई गांधी जी की शिष्या मीराबेन से। मीराबेन उस वक्त टिहरी के गांवों का भ्रमण पर निकली हुई थी, और जब वे अखोड़ी पहुंची तो उन्होंने वहाँ के लोगों को कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाए जो उन्हें ग्राम के जो प्रगति है उसके बारे में बताए, वहाँ के गांव की प्रगति के बारे में बताए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। जानते हैं, पूरे गांव में केवल बडूनी जी थे जो पढ़े लिखे थे, उनके अलावा वहाँ और कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। मीराबेन की प्रेरणा पाकर इंद्रमणि बडूनी जी जो हैं, वो सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, है ना। एक इतिहास से जुड़ी हुई बात ये, और गांधी जी से भी जोड़ती है ये बात हमें। अब आपको बताऊं मैं कि 1961 में इंद्रमणि बडूनी जी गांव के प्रधान भी बने। उन्होंने जखोली विकास खंड के भी वो प्रमुख बने, और उन्होंने बहुत सारे कार्य भी करे उस ग्राम के और ब्लॉक के विकास के लिए। उस वक्त उत्तर प्रदेश होता था, और उत्तर प्रदेश विधानसभा में तीन बार उन्होंने देवप्रयाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। और आपको बता दूं कि 1977 में विधानसभा चुनाव जो है उन्होंने निर्दलीय के रूप में लड़ा, और कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी होते थे तब, बड़ी पार्टियां जो हैं, और इनके जो प्रत्याशी थे उनकी जमानतें जब्त करवा दी। और वे पर्वतीय विकास परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। उन्होंने जिन विषयों पे बहुत जोर दिया कि विकास गांव का इसी तरीके से हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल योजना, इन चीज़ों पर उन्होंने हमेशा जोर दिया कि इनसे ही गांव का विकास होगा। फिर उत्तराखंड में जो विद्यालयों का सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ वो इन्हीं के समय पे हुआ। ऑब्वियस है कि पहाड़ों से लगाव उन्हें बहुत था।
हम सबको पहाड़ों से लगाव होता है। ये हमें देखिए कैसे आज को भूतकाल से जोड़ती है और आज को वर्तमान से भी जोड़ेगी और कैसा लिंक बन जाता है, इसी को धरोहर कहते हैं। आज आपको बताऊं कि सहस्त्रताल, पवाली कांठा, खतलिंग ग्लेशियर दुनिया में मतलब ट्रैकिंग करने वालों के लिए ये एक शौकीन लोगों के लिए एक जगह, ये सारी जगहें हैं जहाँ वे ट्रैकिंग पर जाते हैं। पर सर्वप्रथम ये यात्राएं बडूनी जी द्वारा ही शुरू करी गई थी और पहाड़ की जो संस्कृति और परंपराएं हैं उनके प्रति उनका बहुत ही गहरा लगाव था। और जिन नाटकों को बहुत माना जाता है जैसे मलिथा की गूल और वीर माधो सिंह भंडारी, ये जो लोक गाथाएं हैं इनका मंचन उन्होंने दिल्ली और मुंबई तक करवाया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति और परंपराओं से उनका लोगों का परिचय उन्होंने किस किस प्रकार से कराया। क्यों कराया? क्योंकि लगाव था उनका, वे चाहते थे, वे जानते थे, गर्व था उन्हें अपनी परंपरा पे, अपनी हेरिटेज पे। और मैं आपको एक और किस्सा बताना चाहती हूँ। पंडित नेहरू जी के सामने, जब पंडित नेहरू जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे और उन्होंने दिल्ली में मंचन किया था पांडव नृत्य का, और पंडित नेहरू इतने भाव विभोर हो गए थे कि वे उठ के उनके साथ थिरकने भी लग गए थे। और जब बडूनी जी दिल्ली में रह रहे थे तो उन्हीं दिनों उनकी भेंट हुई थी कॉमरेड पीसी जोशी के साथ। वो उनके संपर्क में आए और उस वक्त से अलग उत्तराखंड राज्य के वे बहुत ही मतलब मजबूत पैरोकार बन गए। फिर 1980 में वे उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य बने। वन अधिनियम का विरोध जो उन्होंने किया, उस आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया, मतलब उसके विरोध का, मतलब वन अधिनियम के विरोध में उन्होंने जो आंदोलन किया उसके नेतृत्व में पेड़ों के कारण जो विकास कार्य रुके हुए थे उन्होंने खुद ही पेड़ काट के हरी झंडी दे दी। क्योंकि विकास जो है वो पर्यावरण के साथ चलना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं विकास को पर्यावरण के नाम पर रोकने की कोशिश उस समय कुछ लोग कर रहे थे। ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन पर्यावरण से भी उन्हें बहुत प्यार था। और मैं आपको बता दूं कि मतलब ये जो पेड़ इन्होंने काट दिए, इस आंदोलन की वजह से कई लोगों पर मुकदमे हुए जो कई सालों तक चले। 1988 में तवा घाट जो पिथौरागढ़ में है, वहाँ से उन्होंने एक यात्रा शुरू करी, 105 दिन की यात्रा, 2000 किलोमीटर वे चले, पैदल जनसंपर्क यात्रा थी ये। और इन्होंने इस पूरे यात्रा में 2000 से ज़्यादा गांव और शहरों में ये गए और लोगों को अलग राज्य, पृथक राज्य के बारे में जो अवधारणाएं थी उसको दूर किया और लोगों को बताया कि हमें अलग राज्य मिलने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता था। और उनके जो बात करने का तरीका था वो अलग ही था, वो निराला ही था, और बहुत ही जो गंभीर विषय होते थे उस पर मतलब उनकी बड़ी पकड़ होती थी, क्योंकि उत्तराखंड के चप्पे चप्पे से वे वाकिफ़ थे। वे बहुत सीधी सरल भाषा में बहुत सीरियस बातें जो है वो कह देते थे और लोग जो है उन्हें सुनने के लिए घंटों इंतज़ार कर सकते थे, क्योंकि लोगों को ना वो एक जुनून से भर देते थे। आपको बताऊं कि मकर संक्रांति पर 1992 में मकर संक्रांति पर बागेश्वर में जो उत्तरायणी मेला लगता है, उसमें उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का जो संकल्प था वो जन जन में भर दिया। लोगों को इससे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम एनर्जाइज कर दिया। और उसी साल गैरसैंण को उत्तराखंड के लोगों को पता होना चाहिए ये कि गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित करके चंद्रनगर गैरसैंण के नाम से वहाँ शिलान्यास कर दिया। और 1994 में जो राज्य आंदोलन हुआ उसके वे सूत्रधार थे इंद्रमणि बडूनी जी। 2 अगस्त
1994 को पौड़ी का जो प्रेक्षागृह है उसके सामने वे आमरण अनशन पर बैठ गए और उससे मतलब पॉलिटिकल क्लास में, राजनीतिक हलकों में एकदम जिसे कहते हैं खलबली सी मच गई थी। 7 अगस्त 1994 को उन्हें उठाकर, ज़बरदस्ती उठाकर मेरठ अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उसके बाद बहुत ही सख्त पहरे में नई दिल्ली में जो आयुर्विज्ञान संस्थान है वहाँ पे उनको भर्ती करा दिया गया। जब लोगों का, जनता का बहुत दबाव आया तो 30वें दिन उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया, क्योंकि उनकी उम्र को देखते हुए भी लोग नहीं चाहते थे कि वो इतना लंबा अनशन करे, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, तो लोगों के दबाव में उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया। अब मतलब इन्होंने जो एक लॉ जलाई थी वो मशाल बन गई तब तक, और उत्तराखंड अलग राज्य बने, इसका जो आंदोलन था ये पूरे राज्य में फैल चुका था। जो हमारा क्षेत्र है यहाँ फैल चुका था और सभी चाहते थे कि जो हमारे महानायक, जिनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ वे चले और उनके पीछे पीछे ये पूरा कारवां बन गया और ये उनके साथ, हर कोई उनके साथ हो गया। और तभी बीबीसी ने कहा था कि यदि आपने जीवित एवं चलते फिरते गांधी को देखना है तो आप उत्तराखंड की धरती पर चले जाएं। वहाँ गांधी आज भी अपनी उसी अहिंसक अंदाज में विराट जन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहा है। और 1 सितंबर 1994 को आप जानते हैं कि खटीमा कांड हुआ। 2 सितंबर को मसूरी के मतलब जो वहाँ पे हत्याकांड हुआ, पूरा देश जो है वो देख रहा था कि किस तरह से हमारा क्षेत्र, उस वक्त हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मगर जल रहा था। 15 सितंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जब वे मसूरी गए तो पुलिस ने बाटाघाट में वो नहीं, जब आंदोलनकारी गए तो उनको घेर लिया और उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं, उनको दोनों तरफ से घेर कर मार मार के लहूलुहान कर दिया था लोगों को बाटाघाट में, और बहुत सारे लोगों को इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया था। और उस वक्त बडूनी जी को जोगीवाला में गिरफ्तार कर दिया गया था और उसके बाद जो सहारनपुर का जेल है उन्हें वहाँ भेज दिया गया था। अब इस बारे में तो आज तक इसकी घोर निंदा करी जाती है। मुजफ्फरनगर के जघन्य कांड के बारे में आप जानते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं का अपमान हुआ, बलात्कार हुआ, कितनी बर्बरता पुलिस ने करी उस वक्त की, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को जो दिल्ली रैली थी, ये उत्तेजना वहाँ तक पहुँच गई और जो मंच पर अराजक तत्व थे उन्होंने पथराव करा, जिससे बडूनी जी जो हैं वे चोटिल हो गए। लेकिन उत्तराखंड के ये जो गांधी थे, इन्होंने उफ तक नहीं करी। यूपी हाउस से होते हुए वे उत्तराखंड के लिए मतलब चिंता जाहिर करते रहे और मतलब जगह जगह अनशन चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे और धरनों पर लोग बैठे हुए थे और तमाम लोग बैठे हुए थे। जलूस निकल रहे थे उन जलूसों में कुछ जलूस ऐसे भी थे, बहुत बड़े बड़े जलूस होते थे, मैं आपको बता भी नहीं सकती। जिन्होंने वो देखा नहीं वो समझना उनके लिए कठिन होगा आज। मगर उन विराट जलूसों में, मैं स्कूल में तब मैंने पढ़ाना शुरू किया था और स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स थे उनके भी जलूस निकलते थे और हर तरफ से जलूस निकलते थे। मैं देहरादून की आपको बता दूं, राजधानी है आज, तो परेड ग्राउंड के चारों तरफ से जलूस निकल रहा है और राजपुर रोड पे जा रहा है और मतलब हर जगह से स्कूल्स जो है वो टीचरों के साथ चला जा रहा होता था। कई कई स्कूल होते थे और फिर जब वो मिलता था तो पूरा राजपुर रोड पे बहुत भीड़ दिखती थी। तो मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से ये विराट जलूस निकला करते थे सड़कों पे और कई कई जगह पे निकलते थे, केवल देहरादून पे नहीं। लेकिन जिन जलूसों में सबसे आगे बडूनी जी होते थे, लोग क्या देखते थे? लोग देखते थे दुबला पतला आदमी, लंबी दाढ़ी, बिल्कुल बिखरी बिखरी, मतलब उसमें जिसे कहते हैं ना बिखरी हुई दाढ़ी एकदम, जिसको उन्होंने कंघी वंगी नहीं करी हुई है। और इतने अदम्य साहस वाले व्यक्ति, इतने संघर्ष करने वाले व्यक्ति, इतनी संघर्ष करने की शक्ति वाले व्यक्ति, वे सामने चले जा रहे होते पतले दुबले से, लंबी सी दाढ़ी के साथ, और इसीलिए वे एक असाधारण व्यक्ति हैं उत्तराखंड के लिए। और
बड़े से बड़ा नेता आज का भी, आज तो मतलब मैं आज के नेताओं को तो कुछ मानती ही नहीं उनके बारे में, लेकिन ये बता दूं कि बड़े से बड़ा नेता भी उनके सामने बौना लगता है। जी हाँ, उन्होंने जो ये ऐतिहासिक जन आंदोलन के बाद भी 1994 से अगस्त 1999 तक उत्तराखंड राज्य के लिए जो जूझते रहे, जिस प्रकार की यात्रा वो करते रहे, इसी की वजह से क्योंकि खाने पीने का कोई समय नहीं होता था, उनके ऑब्वियस है कि वो उम्र उनकी बहुत ज़्यादा थे, 1925 में पैदा हुए थे वो, और देखिए कि वे वृद्ध हो चुके थे, बुज़ुर्ग थे और बीमार हो गए, और देहरादून के अस्पतालों में, पीजीआई चंडीगढ़ में, हिमालयन इंस्टीट्यूट में, कई जगह पे उनका इलाज कराने की कोशिश करी गई, लेकिन हर समय उनके दिमाग में सिर्फ एक बात होती थी, अलग राज्य की, जिसका नाम बाद में जब पहले बना तो उत्तरांचल हुआ, फिर बाद में बदल के उत्तराखंड हुआ। फिर उनकी जो किडनीज़ हैं वो ख़राब हो गए, इसलिए 2-4 बार डायलिसिस भी हुआ, मतलब 2-4 बार डायलिसिस करवाने के लिए भी उनके पास जो है पैसे नहीं थे, तो कुछ ही बार वो करा पाए। और फिर आज के दिन यानी कि 18 अगस्त 1999 को उत्तराखंड के इस महानायक ने अपनी अंतिम यात्रा पर कदम बढ़ा दिए। इसलिए आज उनको नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद करते हैं। वे उत्तराखंड की धरोहर हैं और ये आपको जानना चाहिए कि इंद्रमणि बडूनी जी कौन है। राजधानी में घंटाघर के पास उनकी एक मूर्ति लगी हुई है, मौका लगे तो जाके उन्हें श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा, उन्हें नमन कीजिएगा। नहीं जा सकते बाहर तो कोई बात नहीं, घर में ही जहाँ पे भी हैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी वजह से आज हमें एक अलग राज्य मिला। दोबारा मुलाकात होगी, फिर आपको कोई और धरोहर जो हमारी है उसके बारे में बताऊंगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड।